नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, धमाके वाली कार में खुद मौजूद था डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि। मामले में फरीदाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर जांच जारी। अमेरिका ने बताया दिल्ली धमाके को आतंकवादी हमला। भारत की जांच एजेंसी की सराहना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म होने से लोगों को मिली राहत। अमेरिकी संसद से पास फंडिंग बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। और फीडे विश्व कप में प्रगन्नानंदा, अर्जुन अरिगेसी और पी हरिकृष्णा के चौथे दौर के टाई ब्रेक मुकाबले आज। अब इन 3 खिलाड़ियों पर टिकी भारत की उम्मीद। और सभी खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। उसने कार में ही खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है। इससे ये भी साफ हो गया है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले i20 कार खरीदी थी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही कार चला रहा था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया है। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम 6:22 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी। करीब 24 मिनट बाद यानी कि शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हो जाता है। धमाके के अब तक कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज के अगर अपडेट की हम बात करें, हम जानते हैं कि लगातार जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में आज सुबह भी हमने पाया कि उमर जो है वो उसका डीएनए टेस्ट हुआ, जिससे ये पता चलता है कि उस कार में वो ही मौजूद था घटना के दौरान। अब ये जो जांच है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल संध्या, सुबह जिस तरह से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, जब ये कंफर्म हो गया कि कार जो है वो उमर ही चला रहा था, और लगातार देखिए हम अपने दर्शकों को कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मौजूदगी इस एरिया के आसपास जो है वो दर्ज की गई। यानी उस दिन जो था वो 10 तारीख को जब वो दिल्ली में एंटर होता है तो वो मस्जिद में भी जाता है। मस्जिद का विजुअल हमने दिखाया, सीपी में उसकी कार को ट्रैक किया गया और वो विजुअल्स भी है। i20 कार सीपी में दौड़ती हुई दिखाई देती है, पार्किंग में जाती है। तो उसकी पूरी की पूरी जो है वो जो कहाँ कहाँ वो ट्रैवल कर रहा था और दिल्ली के किस किस इलाके में वो बीच में जब गायब रहा तो कहाँ गया, कहीं खाना खाते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि उमर किस तरह से बेचैन था, उसको समझ में नहीं आ रहा
ठीक इसी पीछे से जाकर के रेड लाइट से वापस यू टर्न लेकर के आता है और फिर वहां पर ये धमाका हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डीएनए में उसका पता लगा। संध्या, आज भी कुछ बॉडी पार्ट जो हैं वो रिकवर किए हैं एफएसएल ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के। आप देखिए 3 दिन बाद यहाँ से हम्म। लास्ट 300 मीटर है, वहां पर ये बॉडी पार्ट मिलते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से ये आतंकी जो थे, ये जो उमर था कितना विचलित था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और जिस तरह से मुजम्मिल और इसका जो कनेक्शन है, ये टर्की भी गए, जैश के किसी कमांडेंट से भी वहां मिले, ऐसा भी निकल करके सामने आ रहा है। और साथ ही साथ इनके रूम से जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो कुछ दस्तावेज और डायरीज भी मिले, जहां पर 8 से 12 तारीख का जिक्र किया गया है कि ये उस दौरान उस डायरी का इस्तेमाल कर रहे थे। और इन्होंने नंबर्स भी नोट कर रखे तो के कश्मीर के, तो इनके उन कनेक्शंस को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुकेश, सीसीटीवी फुटेजेस का आपने जिक्र किया कि लगातार सामने आते जा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज हैं, ये जांच एजेंसियों को कितनी मदद करते हुए साबित हो रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है, परतें भी खुलती जा रही हैं। और यही वजह है कि न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज से उसकी एक तो मौजूदगी दर्ज हो जाती है। कल को उसका अगर किसी भी संगठन के साथ कनेक्शन आता है, किसी भी आतंकवादी संगठन से, तो वो उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा आदमी नहीं था या ये उमर नहीं था। तो ये बात पहले क्लियर हो गई, तस्वीरें निकल करके आ गई, ब्लास्ट में डीएनए क्लियर होकर के आ गया। अब जो है एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसको आदेश कहाँ से मिला था, क्या इसमें पाकिस्तान के जो संगठन थे उनका हाथ है, जो एंटी टेररिज्म फैलाने के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है या कोई और संगठन है, क्या ये उनके लिए काम कर रहा था, किस किस से और मिल रहा था। जिस तरह से इनके पास से वो तमाम एक्सप्लोसिव मिले, टाइमर्स मिले, उन सबको भी जोड़ा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज निकल करके आ रही है, जो एक ये ऐप यूज करते थे, उस ऐप का इस्तेमाल ये करते थे ताकि बातचीत जो हो, स्मार्ट ऐप उसको कहते हैं, उसमें कोई बातचीत का जो रिकॉर्ड नहीं आता, मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई सिम डालने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा जो है वो टेररिस्ट जो आमतौर पर करते हैं या जो भी ऐसे प्रतिबंधित संगठन है, वो अपनी कॉल डिटेल ना उनकी आ जाए या उनकी कोडिंग ना हो रही हो, कहीं उसको कोई एजेंसी मॉनिटर ना कर रही हो, उससे बचने के लिए करते हैं। तो एक एप्लीकेशन निकल करके आई, एक डॉक्यूमेंट्स इनके डायरी निकल करके आई, जहाँ इनकी बातचीत या जो भी इनके पास थे इस मॉड्यूल्स पे काम करने के लिए। साथ ही अल्फला यूनिवर्सिटी, अभी भी वहां पर तमाम बड़ी एजेंसियां लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ है, एटीएस है, गुजरात एटीएस है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, सब वहां पर डेरा डाले बैठे हैं कि वहां से कुछ जरूर और निकल करके आएगा। और साथ ही साथ 2 गाड़ी, एक गाड़ी I-20 पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है ब्लास्ट में, कल इको रेड कलर की जो थी, जिसकी सरगर्मी से दिन में तलाश शुरू हुई और शाम तक वो रिकवर हो जाती है। इससे ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ और गाड़ियां इन्होंने खरीदी थी इस बड़े कांड को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इनका मकसद जो था वो बड़ा था। बहरहाल वो अपने मकसद में जरूर पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जो इनकी विफल होती गई। तो गाड़ियां क्या इनके एजेंट्स ने छुपा दी हैं या और भी कोई एजेंट है जिसको ये ढूंढ करके पकड़ सकते हैं? संजय जी, मुकेश, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, इसकी भूमिका को किस तरह से आप पहचान पा रहे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या और भी संदिग्धों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए? बिल्कुल, अभी देखिए मेरे जो कल तक आंकड़े थे वो 52 थे, लेकिन आज जो है वो 70 से 80 लोगों से वहां पर जरूर पूछताछ की जा चुकी है। और बिल्कुल वहां से देखिए क्योंकि उमर और मुजम्मिल का वहाँ सीधे तौर पर ताल्लुकात है, ये वहाँ काम करते थे, तो निश्चित तौर पर ये किन किन लोगों से बात करते थे, इनकी मूवमेंट क्या थी, कहाँ आते जाते थे, ये पता करने की कोशिश की जाएगी। बीते 6-7 महीने में ये किससे मिल रहे थे या बीते वर्ष में इनकी क्या हरकतें थी, किन किन से इन्होंने बात करी, उनके कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी। जिन सिस्टम्स पे ये काम करते थे उनके हार्डवेयर जो है वो सीज कर लिए गए हैं, उन कमरों से जो भी दस्तावेज हैं वो भी सीज कर लिए गए हैं। तो कनेक्शन जरूर निकल करके सामने आएगा। कल भी देखिए श्रीनगर में एक गिरफ्तारी होती है, मुंबई एटीएस एक गिरफ्तारी करती है, अभी और गिरफ्तारियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी गिरफ्तारियों के साथ साथ इनके आका का भी पर्दाफाश होगा कि कौन सा संगठन इसमें शामिल था जो दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए यहाँ पर आया था। जिस तरह की रैकी रिकॉर्ड की गई है, ये बार बार आ रहे थे, रैकी कर रहे थे, 26 जनवरी को ट्राई किया, दीपावली को ट्राई किया, और कई जो प्रमुख धर्मस्थल थे ये भी उनके निशाने पर थे, ऐसा जो है सोर्सेस बता रहे हैं। तो ये जांच में अभी निकल करके आएगा कि क्या उस इलाके में इनके एजेंट्स अभी भी मौजूद हैं या वो फरार हो चुके हैं।
तो ये सब जो जांच है ये जांच के बाद ही निकल के आएगा, और जैसे जैसे इस जांच में और नाम आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी ये तस्वीर भी साफ होती जाएगी। लेकिन अभी भी एनआईए की टीम जो है वो पीछे आई हुई है। यहाँ पर जो गाड़ियां उस दिन फंस गई थी, धमाके में क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्या यहाँ पर ऐसी कोई अनवांटेड गाड़ी और तो नहीं थी जो इन्होंने यहाँ पर पहले ही प्लांट करा रखी थी और इसको छोड़ के इनके लोग भाग गए? तो एनआईए ने उनके भी दस्तावेज निकलवाए हैं, उनके ओनर से उन्होंने कांटेक्ट किया है। अगर ऐसे कोई सस्पेक्टेड व्हीकल्स या बाइक्स मिलते हैं तो जरूर उनकी निशानदेही पे और भी गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल मुकेश, लगातार निशानदेही पर जो है गिरफ्तारियां भी होती हुई हमको नजर आ रही है, कड़ियां भी जुड़ रही हैं, परतें भी खुलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। ऐसे में अगर हम दिल्ली के आसपास के राज्यों की भी बात करें तो वहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और बाकी अन्य विभाग? बिल्कुल संध्या, देखिए जिस दिन ये धमाका हुआ उसके बाद से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके हाई अलर्ट पे चले गए। चाहे आप पंजाब देख ले, हरियाणा देख लें, गुजरात देख लें, जो भी इससे सटे हुए राज्य हैं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारियां देखिए तमाम राज्यों से होती शुरू हुई। गुजरात ने जैसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर पहली गिरफ्तारी यूपी में होती है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की लोग आकर के हरियाणा से गिरफ्तारी करते हैं, फिर हरियाणा पुलिस एक्टिव हो जाती है, दिल्ली पुलिस के साथ तमाम गिरफ्तारियां करती है। तो निश्चित तौर पर अभी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। ये लाल किले का जो इलाका है, यहाँ पिछले 3 दिन से आवाजाही बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। अगले फर्दर ऑर्डर तक की कब खोले जाएंगे इसकी भी कोई कॉल नहीं है, और ये मार्केट कब खुलेगा, ये आसपास का जो फ्रंट का मार्केट है ये भी बंद कर दिया गया। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो दूसरे रास्तों से, सदर से या किसी और रास्ते से होता हुआ इसमें आएगा। यहाँ से उनकी आवाजाही बंद है, यहाँ पर सारा मूवमेंट बंद है, लाल किला बंद है। तो ये दिखा रहा है कि अलर्ट है। और आपने देखा कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जगह जगह गश्त की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, और जो उनके पास इंटेलिजेंस या रॉ से इनपुट्स हैं उस पर वो लोग जरूर काम कर रहे होंगे, क्योंकि सारी चीजें मीडिया में ला करके खबरों से वो नहीं चाहेंगे कि जो संगठन है वो एक्टिव हो जाए या भागने में कामयाब हो जाए। तो बिल्कुल, उनसे भी नेशनल उनको सिक्योरिटी बचना का होगा। भी यहाँ पर एंगल आता है कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, और लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामग्री आपको मिलती है तो आप पुलिस को, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और वहीं दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद से आतंकी साजिश के तार जुड़ने का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त की है, जिसका अभी हमारे संवाददाता भी जिक्र कर रहे थे। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियों जांच में जुटी हुई हैं, और इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी भी ली गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो इस मामले की अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से जांच करें, ताकि इसके पीछे के लोगों को और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कैबिनेट ने जोर देकर कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। कैबिनेट की शुरुआत में
एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. दिल्ली में सोमवार देर शाम हुए धमाके के तार लखनऊ से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी कड़ी में इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपिया जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना है। कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई ठिकानों पर छापे मारे। वहीं पुलिस ने शोपिया जिले में जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। दिल्ली में सोमवार देर शाम हुए धमाके के तार लखनऊ से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद परवेज को भी खुद के जल्द ही पकड़े जाने की भनक लग गई थी और इसीलिए उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। वहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि परवेज अंसारी ने 16 जुलाई 2021 को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, जिसमें उसने पत्नी और बच्चों की जानकारी नहीं दी थी। 7 नवंबर को मेल पर इस्तीफा दे दिया था। इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। विकास, अभी तक की अगर हम अपडेट की बात करें तो देखिए लगातार दो चीजें कॉमन सामने आ रही है, जहां वाहन यानी कि कार और दूसरी एक शिक्षण संस्थान। जो लखनऊ से गिरफ्तारियां हुई है उसमें भी यही बात निकल करके सामने आ रही है। परवेज और डॉक्टर शाहीन, परवेज भी यूनिवर्सिटी में थे और उसके बाद एक संदिग्ध कार की तलाशी भी की जा रही थी। कार मिल गई, परवेज से पूछताछ हुई है। अब ये जांच किस दिशा में लगातार आगे बढ़ती हुई देख पा रहे हैं? देखिए, जो परवेज अंसारी है ये शाहीन का भाई है और ये उसी से प्रेरित होकर इस आतंक की राह को उसने चुना। हाई स्कूल से लेकर एमबीबीएस तक ये फर्स्ट क्लास नंबर लाने वाला परवेज अंसारी अपनी बहन को काफी ज्यादा पसंद करता था, उससे इंस्पायर्ड रहता था। इसके बाद लगभग 2021 के बाद से ये काफी ज्यादा प्रेरित रहा उससे और कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों में इसका होलिया बदल गया। पहले ये पैंट शर्ट में रहता था, लेकिन वो उसके बाद लंबी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा में आ गया था। इसके बाद परवेज अंसारी से जो पूछताछ की जा रही है, इसके बाद एक खबर इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा। लगातार यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। कल उसने कानपुर से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को भी पकड़ा हुआ है, पूछताछ के लिए उठा लिया है। अब माना यह जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ को लेकर जो पुलिस है वो ले गई है, एटीएस ले गई है पूछताछ के लिए। शाहीन के सामने आमने सामने बात होगी। माना यह जा रहा है कि इन लोगों ने मिलकर एक ईमेल क्रिएट किया था जिसमें कोई मैसेज सेंड नहीं किया जाता था, खाली उस पर ड्राफ्ट डाला जाता था और ड्राफ्ट कई लोगों के पास रहता था। लोग उसे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उस ड्राफ्ट को इरेज कर देते थे। उसका पासवर्ड सभी के पास था।
तमाम सारी कड़ियां देखने को मिल रही हैं। और खास तौर से ये जो डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर शाहीन खास तौर से जैसे मोहम्मद की यहाँ की कमांडर थी ये, और सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर का था, उसके गिरफ्तार होने के बाद से सभी लोग चौकन्ने हो गए थे। इसी कारण इसने 7 नवंबर को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अपना इस्तीफा मेल के द्वारा भेज दिया था। और इसके बाद इसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम सब पकड़ में आ सकते हैं। उसके बाद फरीदाबाद में जो कार्रवाई की गई, उसके बाद विस्फोटक के साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई, और तमाम सारे डॉक्टरों के तार इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को, इन मॉड्यूल्स को तैयार किया गया था इसलिए कि क्योंकि वो सफेद पोस्ट थे, व्हाइट कॉलर, ये डॉक्टर थे, इन पर लंबे समय से ये लोग प्रैक्टिस में कर रहे थे और समाज में इनको एक इज्जत मिलती थी। ये जहां भी जाते थे आसानी से जा सकते थे। इनको चुना गया जैश की तरफ से इस तरीके की विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। वही शाहीन अपना काम बदस्तूर जारी रखा, लगातार वो लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने इस बात को उबला भी है कि वो कई लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही थी, कई लोगों को उसने जोड़ा। माना यह जा रहा था कि इन लोगों की इरादे और भी खतरनाक थे। पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी इनकी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की, और कहीं ना कहीं दिसंबर तक ऐसी एक बड़ी घटना को अंजाम उत्तर प्रदेश में देने की इन लोगों की सोच थी। लेकिन खुफिया विभाग की सतर्कता के कारण, हमारी पुलिस और एजेंसियों की सतर्कता के कारण इन लोगों का खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। इसके बाद जो कार्रवाई हुई, सिलसिला जारी है। अभी आज भी डॉक्टर शाहीन के जो भी जानने वाले हैं, जिनसे उनकी बातचीत होती थी, उन जगहों पर एटीएस जा सकती है, चाहे वो कानपुर का मेडिकल कॉलेज हो या लखनऊ में जहां पर वो इंटर कॉलेज में, लालबाग इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, वहां पर भी आसपास जो है कह रहे हैं टीम लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकलकर सामने आए, शाहीन के किससे रिश्ते थे, माना यह जा रहा था कुछ महीनों पूर्व वो लखनऊ भी आई थी। इन सब बातों की कड़ियां जोड़ी जा रही, किससे वो संबंध रखती थी, किस किस को अपनी बातों से इंस्पायर रखती थी, क्या कुछ उसके मिशन थे, और किस तरीके से जो कलेक्शन की चीजें थी, चाहे वो विस्फोटक सामग्री का कलेक्शन करना हो, चाहे वो धन का कलेक्शन करना हो, इन सभी चीजों में शाहीन एक मास्टरमाइंड की तरीके थी और लोगों को इकट्ठा करने में उसकी एक बड़ी भूमिका थी। वहीं हमने देखा इसकी घटना में, इस घटना से पूर्व जब गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो उसमें आजाद जो शामली का रहने वाला है वो भी पकड़ा जाता है। ये सारी गिरफ्तारियां अचानक पिछले कुछ दिनों में की गई, उसी के कारण ये सारे लोग घबरा गए। उसके बाद अब लगातार कार्रवाई जारी है, और कहीं ना कहीं तौर पर जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की तो ये बौखलाहट में कहीं ना कहीं आ गए हैं, और उसके बाद अभी भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, लोगों को हिरासत में ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने कल अल-कायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में देश के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। NIA की टीम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में कई संदिग्धों और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर पहुंची। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
ये मामला एनआईए ने जून 2023 में दर्ज किया था। इसमें गैर कानूनी घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों और विदेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी धाराएं लगाई गई है। जांच में अब तक सामने आया है कि 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के जरिए भारत में गैर कानूनी रूप से प्रवेश किया था। एनआईए के अनुसार ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए थे। ये आरोपी अल-कायदा के बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स तक फंड पहुंचाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने का काम कर रहे थे। गौरतलब है कि 10 नवंबर 2023 को एनआईए ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अहमदाबाद की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल की थी। एजेंसी अब भी इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों, वित्तीय चैनलों और सीमा पार कड़ियों की जांच कर रही है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में असम में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में बुधवार को की गई 6 गिरफ्तारियों के अलावा बीती रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रफीजुल अली को बोंगाईगांव, फरीद उद्दीन लश्कर को हैलाकांडी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनामुल इस्लाम और फिरोज अहमद को लखीमपुर, शाहिल शोमन सिकंदर और रकीबुल सुल्तान को बारपेटा से पकड़ा गया है। इसके अलावा नसीम अकरम को होजाई, तस्लीम अहमद को कामरूप और अब्दुल रोहिम मोल्ला को दक्षिण सलमारा से गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त मैसेज देते हुए कहा है कि असम पुलिस हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए धमाके को आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने इस आतंकी घटना की जांच में भारत के पेशेवर रवैये की तारीफ की है। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत ने कहा है कि वो खुद जांच करने में सक्षम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक 11वें G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान नियागारा, कनाडा में हुई। बैठक के दौरान रूबियो ने हाल ही में दिल्ली धमाके में हुई जानमाल की हानि पर संवेदनाएं व्यक्त की है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की सिंगापुर ने कड़ी निंदा की है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की निंदा करते हुए लिखा है कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में सिंगापुर भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है। सिंगापुर के विदेश मंत्री के पोस्ट को साझा करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा, एकजुटता की आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। धमाके के बाद घटनास्थल के पास स्थित लाल किले मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। आज सुबह ताज़ा जानकारी साझा करते हुए दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि ये मेट्रो स्टेशन फिलहाल आगामी आदेश तक बंद रहेगा। दरअसल जांच एजेंसियां यहां सोमवार को हुए बम धमाके के बाद से डेरा डाले हुई है और धमाके की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं अन्य सभी स्टेशनों में सामान्य रूप से संचालन जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों की मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 24 घंटों कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद है। चुनाव आयोग ने एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अपने पोस्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर लगातार सीसीटीवी कैमरे से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। पटना जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने विजय जुलूस और किसी भी राजनीतिक बैठक, जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती एन कॉलेज में होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है, जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल चुनाव के नतीजे से पहले पार्टी ने सत्ता में वापसी का पूर्ण विश्वास दिखाते हुए जीत निश्चित होने का संकेत दिया है। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा चुनाव पर कहा कि सीएम नीतीश सरकार के खिलाफ एक भी आवाज सुनाई नहीं दी गई। उन्होंने एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई। पहला चुनाव हम लोगों ने भी देखा है और महसूस किया है, जिसमें एक कोने से एक आवाज भी सरकार या नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ी है। ये एकदम वाहिद माने अकेला चुनाव है जिसमें सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनाई दी है। तो इसलिए अगर नतीजे उस अनुरूप यानी आपके जो पोल प्रेडिक्शंस हैं या जो आप एग्जिट पोल कहते हैं उससे अच्छे भी आए तब भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल और तेजस्वी राजनीति में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ना कोई खुशी ना गम, और वो अपनी बातों को रखा। तो मैंने उनका जवाब दिया कि ना खुशी ना गम, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव उपयोग करें हाइड्रोजन बम। वो लोग तो हाइड्रोजन बम का उपयोग करने लगते हैं राजनीति में। अब सोचिए, राजनीति में कहीं बम की चर्चा की जाती है क्या? ये लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है। और देखिए जिस तरह से साइलेंट वोट हुआ है, ये स्पष्ट बता रहा है कि सरकार के लिए लोगों ने फिर से एक बार एनडीए सरकार आए, इसके लिए वोटिंग किया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव भ्रम करते हैं। नीरज कुमार सिंह ने आगे कहा कि हम मतदाता का दिल जीतते हैं। माननीय तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया, पूरे बिहार में प्रचारित करवा दिया कि वैशाली के स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हुई है। सच क्या निकल करके आया? उनके रविंदर सिंह महनार के उम्मीदवार ने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं। लालगंज के उनके राजद के प्रतिनिधि रणधीर कुमार ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं। तो ये एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं। भाई इलेक्शन एजेंट है, आपका कैंडिडेट है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी है, पूरा चुनावी अभियान हो गया, एक जगह पुनर्मतदान की स्थिति पैदा हुई। और हमारी पार्टी ने तो शुरू से कहा कि भाई सारे मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल दीजिए। हम लोग तो मतदाता का दिल जीतते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव परिणामों के पहले महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके पक्ष में वोट दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। और पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो मतगणना को लेकर के तैयारियों का आपने जायजा लिया होगा, वो बताइए कि चुनाव आयोग किस तरह से अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है, क्योंकि कल मतगणना होनी है। जी निश्चित तौर पर अब सभी को इंतजार है कि कल
जब मतगणना शुरू होगी और उससे पहले की तैयारियां हम जानते हैं कि जहां जहां पर जिला मुख्यालय पर मतगणना होनी है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाहर जो तस्वीरें आपने देखी है, ये पूरी तैयारी इस तरह से की गई है कि ये सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि अब ज़्यादा इंतजार और ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जब मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, फिर क्या कुछ बयान होंगे। चूँकि बयानबाजी हम बहुत देख रहे हैं आज नेताओं के बीच, तो निश्चित तौर पर अब सबको इंतजार है कल का जब मतगणना शुरू होगी। जी, जिस तरह से बयानबाजी की आपने बात की शैलेंद्र, तो नीतीश कुमार का एक पोस्टर भी चर्चा में बना हुआ है जिसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये कहीं ना कहीं एनडीए और जदयू के आत्मविश्वास को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है और चर्चा का विषय भी है। देखिए, हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव चल रहा था, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर स्थिति क्या है और कई ऐसे सवाल उछाले जा रहे थे। तो हमने दूसरे चरण के मतदान के दिन ये देखा कि एक पोस्टर लगा 25 से 30 फिर से नीतीश, जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। और हमने ये भी देखा कि जब बारिश हो रही थी घनघोर, किस तरह से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में निकले, भीगते हुए चुनाव प्रचार किया। तो वो जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उसको खारिज किया गया। धुआंधार चुनाव प्रचार नीतीश कुमार ने भी किया। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अटकलें थी वो पूरी तरह से खारिज की गई। और अब ये पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है, तो दरअसल जेडीयू ये संकेत देना चाहता है कि जिस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई थी वैसा बिल्कुल नहीं है। और अब ये एक तरह से पोस्टर लगाकर एक संकेत देने की कोशिश है। हमने देखा कि अगर बीजेपी मुख्यालय या मीडिया सेंटर पर आए, जहाँ पर इस वक्त मैं मीडिया सेंटर में मौजूद हूँ बीजेपी के, वहाँ पर भी नीतीश कुमार के पोस्टर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पोस्टर हैं। तो अब इस तरह के पोस्टर से एक चर्चा और हो गई है कि ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, पहले 25 से 30 फिर से नीतीश, और अब टाइगर अभी जिंदा है। तो क्या ये राजनीतिक एक जवाब है तेजस्वी यादव को, जो चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर हमने देखा कि इतने लंबे चुनाव प्रचार में बार बार जो सवाल नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए थे, या फिर तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने जो सवाल उठाए थे, तो वो उसका एक जवाब भी पोस्टर के जरिए ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पोस्टर की बड़ी चर्चा है पटना में, पटना के गलियारों में। जी शैलेंद्र, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि देखिए, जीत हार को लेकर के कल रुझान भी आएंगे और जीत हार का फैसला भी होगा। ऐसे में एनडीए के अपने दावे एक बार फिर सामने आ रहे हैं। एनडीए के नेता तमाम कह रहे हैं कि 2010 से ज्यादा बड़ी जीत वो इस बार हासिल करेंगे, क्योंकि इस बार की जनता ने विकास को चुना है। देखिए, 2010 से की जीत का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2010 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा था और बीजेपी 90 से ज़्यादा 93 विधानसभा जीतने में अकेले अपने दम पर कामयाब रही थी, और वो एक प्रचंड जीत उस वक्त मिली थी। अब ये दावा किया जा रहा है, हम जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह जब पटना आए या फिर चुनाव प्रचार में अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने कहा कि एनडीए कम से कम 160 सीट जीतने जा रही है। कई जो एग्जिट पोल हैं वो जरूर ये कहते हैं कि हो सकता है कि 160 तक ये आंकड़ा पहुंच जाए, लेकिन तकरीबन अधिकतर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए की वापसी होने जा रही है और 130 से ज़्यादा कम से कम सीटें आ रही हैं। कोई 140 बता रहा है, कोई 135, कोई 150, कोई 155, कोई तो इस तरह से तकरीबन सभी एग्जिट पोल ये मान रहे हैं कि एनडीए की वापसी बिहार में होने जा रही है। तो उससे उत्साहित है एनडीए का पूरा खेमा, और इस बात को अब सामने रखा जा रहा है कि कोई ऐसा कारण नहीं था कि जनता परिवर्तन करे, क्योंकि 2 दशक का नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार में बदलाव देखा है, बिजली सड़क पानी के मामले में आज किसी दूसरे प्रदेश से तुलना कीजिए तो बिहार की सड़कें भी उतनी बेहतर हो गई हैं। बिहार में बिजली ग्रामीण इलाकों में भी 18-20 घंटे आती है। अब किस तरह से पूरी बिजली व्यवस्था दुरुस्त की गई है, देर रात तक कहीं भी कोई आ जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को एक सुरक्षा का भाव है। ये सब बातें कही जा रही, लेकिन 2 मुद्दे जिस पर अब ये कहा जा रहा है, जिसको घेरने की कोशिश चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की तरफ से की गई थी कि उद्योग धंधे उतने नहीं लगे, या फिर पलायन रोकने को लेकर क्या हुआ। तो उस पूरे एक रोड मैप के साथ मैनिफेस्टो में एनडीए सामने आई थी कि कैसे अब हर जिले में उद्योग लगाने की
एक शुरुआत होगी और कैसे जो चीनी मिलें या फिर एथनॉल प्लांट है उनको लगाया जाएगा। हमने कल नीतीश मिश्रा जो उद्योग निवर्तमान सरकार में उद्योग मंत्री, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए, निवेश प्राइवेट तभी आता है, कंपनियां तभी आती है जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। तो 2 दशक में वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, विश्वास का माहौल बनाया गया है, कानून का राज स्थापित किया गया है और अब आप देखेंगे कि बड़ी कंपनियां भी आएंगी और तमाम उद्योग धंधे लगेंगे। उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है जिससे कि जो मजबूरी में पलायन होता है, यानी जो जीविका चलाने के लिए या फिर रोजी रोटी के लिए जाते हैं बाहर, उनको रोका जा सके। बाकी बड़े अवसर के लिए तो पलायन वो तो हर राज्यों में होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शैलेंद्र, इसके साथ साथ पटना जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता को बढ़ाया गया है। इसकी कोई खास वजह है या फिर चुनाव आयोग की एक कार्यशैली है, कार्य प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, हम जानते हैं कि जहाँ पर मतगणना होती है या फिर जहाँ पटना राजधानी है तो बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हुजूम या फिर एक तरह से कहें कि जीत का जश्न, ये एक माहौल देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए एक तरह से जरूरी होता है। हमने देखा है कि इस तरह का पालन चुनाव आयोग कई बार करता है कि मतगणना के दिन तक, यानी उसके अगले दिन तक ये एक तरह से ये आदेश जारी रखा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। कल देखना होगा कि किस किस के भाग्य का फैसला होगा, कौन जीतेगा और कौन शिकस्त पाएगा। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर एस जयशंकर नियाग्रा में G7 साझेदार देशों के साथ इस विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और बाजार प्रतिबंधों को देखा गया है। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी साबित होंगे, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान हालिया घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिया के साथ हुई बातचीत को उपयोगी बताया। एंड्री सिबिया ने हालिया घटनाक्रमों पर यूक्रेन का दृष्टिकोण साझा किया। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष काजा कल्लास से भी मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा हुई।
बोत्सवाना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यक्रम में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डूमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जाएगा। इनमें से अधिकांश चीते अपने नए वातावरण में अच्छी तरह ढल गए हैं और प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं। जैसलमेर में भारतीय सेना का अखंड प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया है, जहां रुद्र ब्रिगेड के जवानों ने रेगिस्तान में अपना रौद्र रूप दिखाया। अखंड प्रहार का मकसद थल, वायु और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान युद्धाभ्यास का दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कोणार्क कोर और नवगठित रुद्र ब्रिगेड की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। नवाचार, आत्मनिर्भरता और एकजुटता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को भी परखा गया। अखंड प्रहार युद्धाभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन नेटवर्क, सैटेलाइट संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर सुरक्षा और रियल टाइम निर्णय समर्थन प्रणाली जैसे आधुनिक साधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी की रुद्र ब्रिगेड ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। इंडियन आर्मी की ये ब्रिगेड किसी भी परिस्थिति के लिए हरदम तैयार रहती है। इसके जवान गोला बारूद, तोप, ड्रोन, डॉग फाइट, हर प्रकार के युद्ध के लिए ट्रेंड है। रुद्र ब्रिगेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पारंपरिक युद्ध दोनों में माहिर है। तेलंगाना सरकार की 15 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण और स्थानीय निकाय चुनाव पर अहम फैसले किए जाएंगे। पहले ये मीटिंग 7 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन जुबली हिल्स उपचुनाव के नतीजों के इंतजार में 15 नवंबर तक टाल दिया गया। उपचुनाव में जीत के भरोसे के साथ कांग्रेस सरकार प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकती है। तेलंगाना सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% कर दिया था, जिससे राज्य में आरक्षण का कुल कोटा 67% तक हो गया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग में पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार करेगी। लेकिन पिछड़ा वर्ग संगठनों और विपक्षी दलों की मांग 42% संवैधानिक आरक्षण की है, जिसको देखते हुए कांग्रेस इसे राजनीतिक दलों के स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रख सकती है। सरकार एमपीटीसी, जेडपीटीसी और सरपंच चुनाव अगले महीने तक कराने की योजना बना रही है। रेवंत रेड्डी सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रजा सरकार विजयोत्सव मनाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही स्थानीय चुनाव प्रचार शुरू होने की भी संभावना है। भारत में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90% तक पहुंच चुकी है, जो कि वैश्विक सफलता दर 88% से ज्यादा है। दवा प्रतिरोधी टीबी के शीघ्र निदान के लिए रिफैम्पिसिन सस्पेटेबिलिटी परीक्षण की कवरेज भारत में अब 92% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 83% है। टीबी के मामले वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर वर्ष 2024 में 187 मामले रह गए। ये गिरावट वैश्विक औसत दर से लगभग 2 गुनी है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ओडिशा में पुरी के नीमापारा में एकता मार्च का आयोजन किया गया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा अन्य विधायकों के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका में 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने फंडिंग बिल को 222-209 के मतों से मंजूरी दे दी है।
बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा। शेख हसीना पर वर्तमान में मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप है, जो जुलाई 2024 के विद्रोह से जुड़े हैं, जिससे उनकी सरकार गिर गई थी। आईसीटी ने न्यायाधिकरण परिसर के आसपास भी प्रतिबंध लगा दिए हैं और सत्र के दौरान मीडिया और आम जनता की पहुंच सीमित कर दी गई है। इस बीच हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने विरोध स्वरूप आज पूरे देश में सुबह से शाम तक तालाबंदी का आह्वान किया है। पार्टी नेतृत्व ने आरोपों के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का भी आरोप लगाया है। इसके चलते ढाका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सुरक्षा बलों को संभावित फैसले की घोषणा से पहले राजधानी और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। वहीं पिछले 2 दिनों में बांग्लादेश में लगभग 17 देसी बम विस्फोट और वाहनों में आगजनी की 9 घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सभी हवाई अड्डों को विशेष सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना की अनुपस्थिति में चल रहे मामले में उन पर जुलाई और अगस्त 2024 के बीच हुए छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया है। पेरू के अरेक्विपी क्षेत्र में एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बस के एक पिकअप ट्रेन ट्रक से टकराने के बाद खाई में गिर जाने से ये दुर्घटना हुई। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया है। 329 सदस्य इराक की संसद में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता और इसलिए सरकार बनाने के लिए दलों को अन्य समूहों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। इजराइल ने कहा कि उसने ज़िकिम क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है ताकि मानवीय सहायता देने के लिए ट्रकों को उत्तरी गाजा में प्रवेश मिल सके। बयान में कहा गया है कि ये सहायता संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी जाएगी। इजरायली सुरक्षा जांच के बाद ही सहायता सामग्री को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ने ओलंपिक स्टेडियम में बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र खोला है। मौसमी बीमारियों से सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा यह अभियान शुक्रवार 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें खसरा, रुबेला और गलसुआ से निपटने के लिए बूस्टर डोज दी जा रही है। इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल के टीके को भी इसमें शामिल किया गया है। अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने स्पष्ट किया है कि नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में किसी तरह का नरसंहार नहीं हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि नाइजीरिया में बहुत बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या की जा रही है। यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि नाइजीरिया की स्थिति की तुलना सूडान या कांगो में हुए अत्याचारों से नहीं की जा सकती। खेल की खबरों में फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगन्नानंदा और पांटला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। इससे पहले अर्जुन ने हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ खेला, जबकि प्रगन्नानंदा ने रूस के डेनियल डुपोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा ने एक मोहरा बनाने में गलती की और खुद को थोड़ी मुश्किल में पाया, लेकिन स्वीडन के निल्स ग्रांडेलियस के खिलाफ ड्रॉ से बच निकलने में कामयाब रहे। दूसरी ओर प्रणव वेंकटेश को नादिरबेक याकुबोव ने बाहर कर दिया, जबकि लियम क्वांगाले ने कार्तिक वेंकटरमन को बाहर कर दिया। इस्लामाबाद में हुए एक भीषण बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए मौजूद श्रीलंका टीम के 8 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से अपने देश लौटने की इच्छा व्यक्त की है। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार सीरीज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे। भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोएशे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे।
आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के उभरते बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20 बल्लेबाजों की सूची में 8 स्थान की छलांग लगाई है। गिल अब 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्हें 2.5 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड और ग्रेड ए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली शेफाली वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काफी अच्छा लगा। राज्य सरकार हमेशा खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है। भारत के अभिषेक वर्मा और दीपशिखा की जोड़ी बांग्लादेश में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम के फाइनल में पहुंच गई है। आज फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए इस जोड़ी का सामना बांग्लादेश की जोड़ी से होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को देने के प्रस्ताव पर 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में आखिरी मुहर लगेगी। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा का कहना है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करना ऐतिहासिक सम्मान की बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे देश में खेल के क्षेत्र को एक नई दिशा भी मिलेगी, जो न केवल नए खिलाड़ियों के सामने रखेगी बल्कि आधारभूत ढांचे को भी मजबूती देगी। पीटी उषा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने, तो आप सुनिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपके हाथ में जो ये बैटन दिख रही है, ये अपने आप में सुंदरता का एक प्रतीक है और इस बार खास चेंज जो है वो इसमें देखने को मिला है, क्योंकि अपनी देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो इसमें झलकाई गई है। इट रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो इट्स मोस्ट ऑफ द आवर कंट्रीज एनिमल्स का और फ्लावर्स का सब फोटो है इसमें। It very nicely done and it's all inspiration for our players. अगर बात करें कि अब 26 नवंबर को एक अहम बैठक होगी जिसमें अहमदाबाद के जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी, उसमें अहमदाबाद पे अंतिम मोहर लग जाएगी, तो वहाँ से अंतिम मोहर लगने के बाद से कितनी बड़ी एक चुनौती जो है उसको आप देखती हैं? स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेंगे, पर ऐसा बड़ा मीट होना चाहिए इधर। तो इफ वी गेट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, लॉट ऑफ गेम्स इन डिफरेंट फील्ड, इट ऑल हेल्प्स फॉर द sportsman because lot of exposure and lot of good meet if you organize, players will get the exposure and परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएंगे। जेएलएन स्टेडियम की जगह पे अब स्पोर्ट्स सिटी जो है वो एक उसका निर्माण किया जाएगा, तो कितना बड़ा ये एक चेंज है। आप देखती हैं कि प्लेयर्स को, चाहे कोचेस की बात हो चाहे आम लोगों की बात हो, एक स्पोर्ट्स सिटी कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आती है। ये तो बहुत अच्छा चेंज है। जेएलएन स्टेडियम हमारा कैपिटल का है, तो मैं वो पढ़ के बहुत खुशी था। तो ऐसा स्पोर्ट्स सिटी दिल्ली में आ रहा है, अभी तो अहमदाबाद में भी है, तो ऐसा डिफरेंट प्लेस में ऐसा हो गया तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा प्रैक्टिस भी मीन्स इट इज ऑल गुड फॉर स्पोर्ट्स। इट लॉट ऑफ चेंज इज कमिंग नाउ, इट्स ऑल गुड फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये है पीटी उषा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में एक बदलाव जो है वो खेल के क्षेत्र में भी आ रहा है और साथ ही साथ वो इस बात को मानती हैं और जोर देकर कहती हैं कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी मेज़बानी अहमदाबाद को करनी है, वो एक बड़ा चेंज जो है वो देश में खेल के क्षेत्र में लेकर आएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डी न्यूज़, दिल्ली।